नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2 फेज में होगी और पहले 31,661 विद्यार्थियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, शेष जिन पदों को रोका गया है, शिक्षा मित्रों के पदों को 37,000 कुछ पदों को, उन पदों पर भर्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आया नहीं, सरकार दबाव में थी, विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए सरकार 31,661 सूची जारी करने के लिए बाध्य हुई। घोषणा सरकार ने किया, लेकिन इस भर्ती में अभी भी बहुत सारे पेच हैं और सबसे बड़ा पेच है वो है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी असंतुष्ट हैं और आरक्षण को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी असंतुष्ट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती पर रोक भी लगा दी है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को बुलाया था और वहाँ पर जो आरक्षित विद्यार्थी हैं वो भी गए थे। बात ये हुई थी कि ये विद्यार्थी बेसिक शिक्षा परिषद जाएंगे, निदेशालय जाएंगे और ये विद्यार्थी देखेंगे कि आरक्षण को किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से सूची तैयार की गई है, किस वर्ग के विद्यार्थियों का जो चयन है वो किस वर्ग में हुआ है, और ये बात हुई थी। लेकिन जब कल विद्यार्थी ये बेसिक शिक्षा परिषद गए थे तो वहाँ पर सूची दिखाने से इनकार कर दिया। विद्यार्थी असंतुष्ट हैं और इसका मतलब है कि जो ये भर्ती है फिर से फंस सकती है और जो भर्ती पर रोक है वो अब लगी रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार ने तो एक तरफ घोषणा की है कि भर्ती जल्द से जल्द होगी और दूसरी तरफ इस तरीके के बहुत सारे पेच हैं इस भर्ती में, तो किस तरीके से भर्ती कंप्लीट हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण किस तरीके से दिया गया, किस तरीके से नहीं दिया गया है, लेकिन किसी भी भर्ती में कोई भी चीज़ हो उसमें पारदर्शिता जरूरी है। जब पारदर्शिता नहीं होती है तब हर चीज़ में प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं और जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी छुपा रहे हैं उससे प्रश्न चिन्ह जरूर उठते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और उन विद्यार्थियों की तरफ से जो कल बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय गए थे सूची देखने के लिए। अनिल सिंह की तरफ से ये विज्ञप्ति है, लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के मुद्दे पर संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्रा जी ने किया प्रतिनिधिमंडल को गुमराह, नहीं दिखाई गई चयन सूची। 11 अक्टूबर 2020 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा लगातार आरक्षण में हेरफेर करने व सही तरीके से आरक्षण का पालन न करने का जो आरोप लगाया गया था, उसमें आयोग के द्वारा 4 सुनवाई में जो भी सवाल किया गया था उन सवालों का जवाब बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा नहीं दिया गया, जिसको लेकर के बनी सहमति में 11 तारीख को विशेष वार्ता करके स्थिति स्पष्ट करने व चयन सूची दिखाने के लिए कहा गया था, जिसको लेकर के 5 सदस्यों की टीम अमरेंद्र सिंह की अगुवाई में बेसिक शिक्षा परिषद पर बुलाई गई थी। दर्जनों 69,000 से जुड़े प्रतियोगी शिक्षा निदेशालय कल पहुंचे थे, लेकिन मामले को गोल मटोल करते हुए लिस्ट नहीं दिखाई गई और यह भी कहा गया इस मामले पर विचार चल रहा है। लेकिन विजय शंकर मिश्रा द्वारा यह कहा गया कि हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है, इसलिए आज की पूरी बैठक किसी काम की नहीं रही, सिर्फ नौजवानों को गुमराह किया गया। शिक्षक भर्ती को पूरे तरीके से सरकार फंसा कर रखना चाहती है, अधिकारियों का भी पूरा हाथ है। अमरेंद्र सिंह का आरोप है कि खरीद फरोख्त व आवाज दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सरकार एक बार में ही पूरा मामला क्लियर नहीं करना चाहती है। जैसे ही एक मामला निस्तारित होता है दूसरा नया मामला आ जाता है, इसीलिए सरकार बहुत सारे मामले जो है वो रोक कर रखती है ताकि ये जो भर्ती है किसी तरीके से चुनाव तक चली जाए, इलेक्शन तक चली जाए या फंस जाए। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31,000 विद्यार्थियों की चरित्रों की सूची जारी करने की छूट पहले ही दे दी गई थी, तब सरकार पहले रुकी रही। उसके बाद में अब जब सरकार ने कहा कि नहीं ये सूची जारी की जाएगी, तब आरक्षण का जो मुद्दा है उसको अब तक क्लियर नहीं किया गया। तो आखिरकार सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती है और जो ये मुद्दे हैं, विवादित मुद्दे हैं, उनको सॉल्व क्यों नहीं करती है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि लेकिन उन्होंने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यह स्पष्ट बता दिया गया कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि सरकार की मनमानी व अधिकारियों की मिली भगत से संवैधानिक अधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। युवाओं को रोजगार न दिया जाए, भर्ती पूरी ना हो, इसके लिए पूर्व से ही योजना तैयार की जा चुकी है, जो निंदनीय है। परिषद पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, अमरेंद्र सिंह बाहुबली, लोहा सिंह, सत्येंद्र सिंह सीटू, प्रशांत पाल, शोभित सूर्या, अनिल यादव, सौरभ यादव आदि उपस्थित रहे।
इसके बाद में अब देखना ये है कि 31,661 चयनितों की जो सूची है वो कब जारी की जाती है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 1 या 2 दिन में सूची जारी कर दी जाएगी और जो सूची है वो एनआईसी को भेज दी गई है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तकनीकी समस्याएं, इसलिए सूची जारी नहीं हो रही है। कल संडे था, हो सकता है कि आज या कल में जो सूची है वो आपकी जारी हो जाए। या तो मैं तो हमेशा अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ, सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ जाए तो इकट्ठा पूरी भर्ती करा दी जाए, फिर से कहीं ना कोई विवाद ना उत्पन्न हो जाए 31,661 को लेकर के और 37,000 को लेकर के। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक विषय का परिणाम रुका हुआ है और जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे और वो विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो अब आज या कल में आ जाएगा। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि एलटी सामाजिक विज्ञान का परिणाम इसलिए नहीं आएगा कि लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो कराने में जुटा हुआ है और पीसीएस प्री की जो परीक्षा हो जाएगी 11 तारीख को, उसके बाद किसी भी दिन सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम वो घोषित कर दिया जाएगा। इसी के बारे में आज के समाचार पत्र में भी सूचना है। ये देखिए लिखा है एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम जल्द, 1854 पदों पर होनी है भर्ती, इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट। हिंदी के चयनितों का 15 से अभिलेख सत्यापन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दिया करें। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस हफ्ते एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। पेपर लीक मामले में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के 3,287 पदों का रिजल्ट 1.5 साल से फंसा हुआ था। एसटीएफ की ओर से मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने हिंदी का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही जारी कर दिया है और अभ्यर्थियों को अब सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट का इंतजार है। 15 विषयों में से एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप में हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट रोक दिया गया था। बाकी 13 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया था। अन्य विषयों के चयनितों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है और उन्हें जल्द ही स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। पेपर लीक मामले की जांच 1.5 साल से अधिक समय तक चली और इसी वजह से हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का जो रिजल्ट है वो अटका रहा। एसटीएफ ने सितंबर में पेपर लीक मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की है और इसके बाद आयोग ने हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। साथ ही तय हुआ है कि चार्जशीट में जिन अभ्यर्थियों के नाम शामिल है उनको छोड़ करके अब परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है सूत्रों के मुताबिक आयोग के कर्मचारी और अफसर पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा की तैयारियों को लेकर के व्यस्त थे और इसी वजह से रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ गया। अब जल्द ही किसी भी दिन सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो चिंता है, सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है आजकल सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ को लेकर के हो रही है, जहां पर एक ग्रुप है जो कहता है कि लगभग 100 के लगभग कट ऑफ जाएगी। दूसरा ग्रुप है जो विद्यार्थियों का, ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो कट ऑफ है वो 92-94 के आसपास होनी चाहिए सामाजिक विज्ञान सामान्य वर्ग की। एलटी ग्रेड के जिन भी विषयों का परिणाम अभी तक आया है और अगर ट्रेंड को देखें तो जितना भी विद्यार्थियों ने एक्सपेक्टेशन की थी, जितना विद्यार्थियों ने सोचा था, उससे जो कट ऑफ है वो कम ही गई है। इस लिहाज से तो ये लगता है कि एलटी ग्रेड जो सामाजिक विज्ञान का की जो कट ऑफ है वो भी इसी तरीके से जाएगी जिस तरीके से पिछले अन्य विषयों का रहा है, यानी कि जो कट ऑफ है वो लगभग सामान्य वर्ग की 92 से 94 के बीच में होनी चाहिए और ये अधिकतम कट ऑफ हो सकती है। अगली सूचना है पीसीएस परीक्षा की और यहाँ पर लिखा है कि यूपी से जुड़े सवालों ने दी राहत, संतुलित रहा पेपर। कोविड लॉकडाउन से भी सवाल आए, विषयों के प्रति समझ को भी आयोग ने परखा। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि इस बार उत्तर प्रदेश से भी सवाल आएंगे और भूगोल से आएंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी आएंगे। तो पेपर ये संतुलित था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर यूपी स्पेशल से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, चूँकि ये पेपर उस तरीके का नहीं था जिसमें ऐसी विसंगति कर दी जाए या बहुत ज़्यादा यूपी के क्वेश्चन डाल दी जाए। सब कुछ संतुलन में रखना था और सभी भागों के जो प्रश्न थे वो उठाने थे, इसलिए यूपी के जो प्रश्न हैं वो कम रखे गए, लेकिन रखे गए। यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस 2020 और एसीएफ आरएफओ 2020 की रविवार को हुई प्रारंभिक परीक्षा में
बदले पैटर्न का असर साफ दिखा। इस बार उत्तर प्रदेश से जुड़े तकरीबन 8 सवाल पूछे गए। सो यूपी के अभ्यर्थियों के लिए राहत रही, लेकिन सवालों का स्तर सिविल सेवा परीक्षा जैसा रहा। ऐसे में अन्य विषयों या खंडों से पूछे गए सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। भूगोल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था और भूगोल के लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे गए थे। लिखा है सवाल घुमा घुमा कर पूछे गए और आयोग ने ऐसे सवालों के माध्यम से अभ्यर्थियों के विषय के प्रति समझ को भी परखा। विशेषज्ञों के मुताबिक बदले पैटर्न पर यह तीसरी परीक्षा थी जिसमें पिछली परीक्षाओं के मुकाबले इस बार सवालों की गुणवत्ता बेहतर थी। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ दिनों पहले हुई सिविल सेवा परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी के साथ में पीछे 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए उनके सफल होने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। सामान्य अध्ययन के पेपर में यूपी से जुड़े तकरीबन 8 सवाल पूछे गए, जिनमें कुछ प्रयागराज से भी संबंधित थे। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश विधान मंडल दल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? ये प्रयागराज में है। अब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा, ये मिर्जापुर वाला क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? और लखनऊ। मतलब कोविड-19 लॉकडाउन से भी सवाल पूछे गए। मसलन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोविड-19 औषधि में पहली बार ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ हुई? लॉकडाउन के दौरान। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए थे और पेपर विद्यार्थियों को टफ लगा है। और अच्छी बात यह है कि ये संतुलित पेपर था, लेकिन अब विद्यार्थियों को नए सिरे से सोचना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अब उम्मीद ये ना पालें कि पहले की तरह पेपर कभी आएगा। ये गलती से आयोग ने इस तरीके के पेपर बनाया है। गलती आयोग की नहीं है और ऐसा एक्सीडेंटल नहीं है। अब पेपर इसी तरीके से आएगा, हर विषय का आएगा, लोक सेवा आयोग से जो भी परीक्षा होती है। इसलिए अपनी कोचिंग बदल दीजिए, अपने पढ़ने का पैटर्न बदल दीजिए। और कोचिंग वालों से मैं कहना चाहूँगा कि अब वन लाइनर पढ़ाना छोड़ दें और विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ाएं और अपनी पढ़ाई का जो पैटर्न है, पढ़ाने का जो पैटर्न है, उसको जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के, वो उसमें बदलाव करें। अब ये अंतर समाप्त हो जाएगा कि लोग जो है यूपी पीसी की तैयारी अलग से करें और जो दूसरे विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करें। अब दोनों की तैयारी एक हो जाएगी और इससे अच्छी बात यह भी है कि अब यूपी के विद्यार्थी जो तैयारी करेंगे पीसीएस की, उनका चयन अब संघ लोक सेवा आयोग में भी हो जाएगा। प्रयागराज में लगभग 71% विद्यार्थी उपस्थित रहे और मुरादाबाद में सबसे कम 37% और औसत लगभग 53% विद्यार्थी उपस्थित रहे। यहाँ पर लिखा है सीसैट के पेपर ने भी दी राहत। दूसरी पाली में हुए सीसैट के क्वालिफाइंग पेपर ने भी अभ्यर्थियों को राहत दी है। हिंदी के सवाल अच्छे थे, वहीं रीजनिंग के भी ज़्यादातर सवाल स्तरीय थे और अभ्यर्थियों को इन्हें हल करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। कुछ विद्यार्थियों की भी यहाँ कमेंट पेपर में लिखे हुए हैं। पेपर संतुलित रहा है। यूपी से जुड़े 8 से 10 सवाल थे। सभी खंडों में पॉलिटी, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री से जुड़े सवाल पूछे गए थे। जिन्होंने पढ़ाई की होगी उन्होंने पेपर आसानी से हल कर लिया होगा। दीपक सिंह, निदेशक द कैरियर वर्ल्ड। और इधर भी लिखा हुआ है, एक और है निर्माण आईएएस के अभिषेक उपाध्याय, जिन्होंने लिखा है कि पेपर सिविल सेवा परीक्षा के स्तर का था। परंपरागत तैयारियों से हट करके कुछ सवाल पूछे गए थे। कई सवालों को मिलाकर के एक सवाल बनाया गया था। इतिहास के सवालों के पूछने का तरीका भी बदल दिया गया। पर्यावरण पर सवालों की संख्या अधिक थी। सीसैट का पेपर अच्छा था और हिंदी के सवाल स्तरीय थे। अब बात करेंगे सीटीईटी एग्जाम के बारे में। तो सीटीईटी के बारे में ये हिंदुस्तान समाचार पत्र है, जिसमें मैंने इसके बारे में एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ। एक विद्यार्थी ने ट्वीट किया था सीबीएसई को और उसमें टैग किया था, जिसमें सीबीएसई की तरफ से ये कहा गया था कि जैसे ही माहौल सही होता है कोविड-19 का और परीक्षा कराने लायक परिस्थितियां बनती हैं, तब ये परीक्षा करवाई जाएगी। और यहाँ पर लिखा है कि जो सूत्रों ने बताया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह परीक्षा नवंबर के आखिरी में या दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। चूँकि बहुत सारी जो परीक्षाएं वो हो रही हैं विभिन्न भर्तियों की, विभिन्न बोर्डों की, तो अब सीबीएसई भी कमर कसेगा और इस परीक्षा को आयोजित करवाएगा। और सीटीटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर देख लें। उसमें टेट और सीटेट की जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध है।
यहाँ पर लिखा है एसएससी की सीएचएसएल परीक्षा आज से। कर्मचारी चयन आयोग की ठप पड़ी भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 12 अक्टूबर से करने जा रहा है। लॉकडाउन के बीच में रोक दी गई कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 की शेष ऑनलाइन परीक्षाएं 12 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। यहाँ पर लिखा है शिक्षक भर्ती को लेकर के बेमियादी धरना आज से। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े कई सवालों को लेकर के अभ्यर्थी 12 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में क्रमिक अनशन और बेमियादी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमर बहादुर गौतम ने कहा कि जब तक अभ्यर्थियों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करते समय फॉर्म में हुई त्रुटि को संशोधित करने का अवसर दिया जाए। वहीं पर लिखा है कि आरक्षण के मामले पर संयुक्त सचिव से मिले अभ्यर्थी, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आरक्षण के मुद्दे पर युवा मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा परिषद संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र से मुलाकात की थी। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी आरक्षण के मसले पर चयन सूची दिखाने की मांग की, लेकिन अभ्यर्थियों को गुमराह करते हुए सूची नहीं दिखाई गई। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस मामले पर कई सवाल उठाए, जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में स्केलिंग के खिलाफ याचिका खारिज। विद्यार्थियों ने एक याचिका और दायर की थी और उसमें विद्यार्थियों की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। और इसलिए खारिज की गई है क्योंकि विद्यार्थियों ने जो हलफनामा लगाया था, जो बताया था कि इस मामले की कोई और याचिका दाखिल नहीं की गई है। और जैसे ही पता चला कोर्ट को कि इसके पहले भी कुछ याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं या डाली जा चुकी हैं, इसलिए इन विद्यार्थियों के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जो है जुर्माना लगा दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिका हर जाने के साथ में खारिज कर दी गई। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले 5 अभ्यर्थियों पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया। कोर्ट का कहना था कि इन अभ्यर्थियों ने ये झूठ बोलते हुए याचिका दाखिल की है कि मामले पर उनकी पहली याचिका है, जबकि इससे पूर्व भी वह इसी विषय पर याचिका दाखिल कर चुके थे। तथ्य छिपा करके याचिका दाखिल करने पर सभी पर हर्जाना लगाया गया। आलोक कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सुनवाई की थी। पीसीएस 2018 विद्यार्थियों का कोई नहीं है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो आयोग हो। कभी भी कोई बड़ी राहत कोर्ट के द्वारा विद्यार्थियों को नहीं मिली आज तक। विद्यार्थी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे लोक सेवा आयोग से कि इसके बारे में लोक सेवा आयोग स्पष्ट रूप से बताए कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग किया है कि नहीं किया है। विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है कि स्केलिंग हटा दी गई है, जिसके बारे में आयोग छिपा रहा है और खुल करके बता नहीं रहा, जबकि नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि स्केलिंग लगेगी, स्केलिंग रहेगी। और इससे स्केलिंग के हटने से नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनका जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में उनको नंबर ज़्यादा मिलता है। और जो मानविकी के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी, समाजशास्त्र इत्यादि जो विद्यार्थी, इतिहास इत्यादि जो विद्यार्थी विषय लेते हैं, उनको औसत नंबर कम मिलता है। इसी के लिए स्केलिंग लगाई जाती है। उसके बारे में लोक सेवा आयोग ने कुछ भी बताया नहीं है। और विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है कि इससे केवल जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, गणित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनका चयन पीसीएस 18 में ज़्यादा हुआ है। और जो मानविकी के विद्यार्थी हैं, इतिहास वाले, भूगोल वाले, हिंदी वाले, उन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया है। उनको कोई भी कुछ बता ही नहीं रहा। विद्यार्थी भटक रहे हैं। मैं भी कई बार मिल चुका हूँ इन विद्यार्थियों से। लोक सेवा आयोग के चक्कर लगाते हैं तो कभी हाईकोर्ट के चक्कर लगाते हैं। विद्यार्थियों को इतना अनुभव नहीं है और कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बड़े बड़े जुर्माने भी भरने पड़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया तो उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज में भाग लें।